पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पुराने जमाने में दोस्तों यही सोच होती थी, लेकिन समय बदला तो लोगों की सोच बदली, क्योंकि जो खेल कूद में आगे बढ़ते हैं वो भी तो नवाब बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक नई चीज सुनाता हूं केजरीवाल से जोड़ करके। अब कुछ ऐसे बोला जाएगा कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे, मतलब केजरीवाल की तरफ पढ़ोगे लिखोगे तो क्या बनोगे। सोच में पड़ गए ना। चलिए आपको एक बातचीत सुनाता हूं, फिर आपको कुछ झलकियां दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। केजरीवाल जी, मोदी जी ने उद्योगपतियों के कितने लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, जरा बताइए ना। कुछ चंद लोगों के 12 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। ज्यादा तो नहीं है, जरा सोच के बताइए, क्योंकि 12 लाख करोड़ या कुछ कम। 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए। देख रहे हैं ना दोस्तों, दोनों ही बयान एक ही दिन के हैं। 15 अगस्त के ही बयान है, अभी जो गुजरा है 15 अगस्त, और एक ही दिन के बयान में दो तरह की बातें। अब ये पढ़ाई लिखाई का आपको मॉडल समझ में आ जाएगा। तो मैंने दोस्तों ये सोचा कि ये जो उद्योगपतियों को लाखों करोड़ रुपए माफ करने की चीजें हैं, केजरीवाल ने कई बार कही, लेकिन मैंने सोचा उस पर थोड़ा रिसर्च किया जाए। तो जो रिसर्च में निकला आप देखते चले जाइए, फिर आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल की तरह पढ़ोगे लिखोगे तो होगा क्या। 7 दिसंबर 2016 को केजरीवाल ने कहा कि 8 लाख करोड़ रुपए उद्योगपति दोस्तों के मोदी जी को माफ करने हैं। सुन लीजिए, 8 लाख करोड़ रुपए। 8 लाख करोड़ रुपए मोदी जी को अपने अरबपति दोस्तों का माफ करना है, लोन माफ करना है। इसके बाद मैंने फिर आगे रिसर्च को आगे बढ़ाया। 2022 में आइए, 2022 में कई बयान आपको दिखाता हूं। 9 अगस्त 2022 को जनाब ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि सरकार ने, मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के, अपने जो रिच दोस्त हैं उसके 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए 9 अगस्त 2022 को। लेकिन जानते हैं 2 दिन बाद ही ये आंकड़ा 10 लाख से घटकर 5 लाख करोड़ हो गया। आप ये भी देख लीजिए, ये आज तक की रिपोर्ट है। देख रहे हैं ना पढ़ने लिखने का क्या मतलब। पढ़ने लिखने का मतलब आप ये जोड़ लीजिएगा, केजरीवाल की तरह पढ़ने लिखने का मतलब क्या होता है। मतलब 9 अगस्त को 10 लाख करोड़ हुआ और 11 अगस्त को मोदी जी ने 5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। और आगे बढ़िए, अब आपको मैं अगस्त में लेकर आता हूं, 2022 की ही बात बता रहा हूं। 29 अगस्त की ये रिपोर्ट है, यानी ठीक 18 दिन बाद फिर से दुगुना हो गया, 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। और इसमें बता रहे हैं 5 साल में अरबपतियों के 10 लाख करोड़ के कर्ज माफ कर दिए। आंकड़े कैसे बदल रहे हैं, देख रहे हैं ना। फिर 3 महीने बाद आइए, ये जो कांटा इनका था ना वो 10 लाख करोड़ में ही अटका रहा। ये बयान है, सुन लीजिए। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए प्रधानमंत्री जी ने उनके अपने अरबपति दोस्तों के। 10 लाख लिखो, 10 लाख करोड़ के कर्ज। देख रहे हैं ना, बोल रहे हैं लिख के रख लो, लिख के रख लिया। चलिए, मैं तो सब कुछ वैसे भी जमा करके रखता हूं, लेकिन जैसे ही अगले साल का मामला आता है तो 1 जुलाई को यह बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। सुन लीजिए बयान, 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। लेकिन दोस्तों और आगे बढ़िए, 1 महीने आगे बढ़िए, 15 अगस्त को तो इन्होंने गजब कर दिया। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। पहले मतलब ये देखिए, 11 लाख करोड़ जो है घटकर 1.5 लाख करोड़ रुपया हो गया। आप बयान ही सुन लीजिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए। और मैंने इसी भाषण को जब आगे सुना, 14-15 मिनट बाद ही यह आंकड़ा फिर बदल गया और ये 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर सीधे 12 लाख करोड़ रुपए बन गया। ये भी सुन लीजिए, कुछ चंद लोगों के 12 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। और इसके ठीक 2 दिन बाद, मजा देखिए, 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त को फिर इन्होंने कहा अब ये और 1 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया। सुन लीजिए, पिछले 9 साल में 13 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे कुछ चंद अमीर लोगों के माफ कर दिए गए। अब जरा कोई पूछे दोस्तों केजरीवाल जी से
कि ये आंकड़े लाते कहां से हैं। आपने ऐसी कौन सी पढ़ाई लिखाई करी है जो आपको ये आंकड़े मिल जाते हैं? हमने तो ढूंढा, हमें तो नहीं मिला। तो कौन सा खजाना हाथ लगा है आपको? क्या आप ही को मिलता और बाकी लोगों को मिलता भी नहीं है? लेकिन आज जब उद्योगपतियों की बात हो रही है दोस्तों, तो आज मैं आपको एक जबरदस्त चीज दिखाता हूं, क्योंकि कारोबारियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों के साथ केजरीवाल जी बड़ा हेलमेल बढ़ाते हैं। और लेकिन हेलमेल बढ़ाने का असर क्या होता है, वो एक स्टिंग ऑपरेशन जो सामने आया उससे पता चला है, जो मीडिया में दिख रहा है। तो आज मैं इसी को डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल सीधे एक महत्वपूर्ण खबर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं दोस्तों। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इस ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है और ये लिखा गया है कि कैसे केजरीवाल के एक विधायक नरेश बालियान का एक गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि कैसे ये लोग मिलकर वसूली का काम करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। बड़े ध्यान से समझिए इस चीज को। और फिर मैंने देखा दोस्तों, तो बहुत सारी जगहों पर ये वीडियो वायरल होने लगा। अब मैं वीडियो में नहीं जा रहा, वीडियो वगैरह तो जो देखा होगा आपने देखा होगा या देख लीजिएगा। अब जब ये मामला सामने आया दोस्तों, अब ये कोई छोटा मामला तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो समझिए बहुत बड़ा मामला है, और उस व्यक्ति के लिए जो ईमानदारी, नैतिकता और सारी चीज़ों का तो मैंने ठेका लेके रखा हुआ है। तो इस मामले को भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से उठाया। नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अलग अलग बयान दिए। मैं उन चीज़ों में आपको लेके जाना नहीं चाहता दोस्तों, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर है कि एलजी से जांच कराने की मांग की, सीबीआई जांच की मांग। अब अगर एलजी के पास ये मुद्दा चला गया है और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से उठा रही है, तो आप मान के चलिए कि ये आगे कुछ ना कुछ रंग जरूर लाएगी, कुछ ना कुछ तो जांच होगी। और जांच इसलिए भी होगी क्योंकि इस मामले में मैं आपको दिखाता हूं कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अब कपिल सांगवान कौन है आप समझिए, जिसके साथ बातचीत की खबरें आ रही है। नरेश बालियान तो इनके विधायक हैं, लेकिन कपिल सांगवान आप देखिए, ये गैंगस्टर है, इंग्लैंड में रहता है। जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई विकासपुरी से की, गुरुग्राम में एमिटी यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट कर रहा था। कपिल के खिलाफ रंगदारी, हथियार के दम पर लोगों से उगाही, आर्म्स एक्ट, कई सारे मामले हैं। गिरफ्तार हुआ, पैरोल पर रिहा हुआ और भागकर इंग्लैंड पहुंच गया और वहां से अपना गैंग चला रहा है। लेकिन यहां वीडियो दिखाने का मकसद, जो खबरें आपको बता रहा हूं दोस्तों, वो मैं इन चीजों पर नहीं हूं, बल्कि कहीं और आपको ले जाना चाहता हूं। इस बातचीत से पता चलता है कि दिल्ली के कारोबारियों से रंगदारी वसूलने की बात सामने आती है। आप देख लीजिए, मैं एक हिस्सा पढ़ दे रहा हूं। इसकी शिकायत उन्होंने दिल्ली के मोहन गार्डन थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। वहीं गुरुचरण के बेटे ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कैसे गैंगस्टर लगातार उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के कई कारोबारियों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। अब मैं आपको कारोबारियों, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जाता हूं और ये दिखाता हूं कि कैसे दिल्ली नगर निगम के चुनाव के दौरान, एमसीडी चुनाव के दौरान, केजरीवाल ने व्यापारियों को प्रोटेक्शन मनी के बारे में बताया था और कहा था कि हमको प्रोटेक्शन मनी नहीं चाहिए। बयान सुनिए। धमकी देते हैं, प्रोटेक्शन मनी लेते हैं ये लोग। हमको ना प्रोटेक्शन मनी चाहिए, ना सीलिंग में पैसे चाहिए। अब जरा सोचिए कि जो इनके विधायक कह रहे थे, जो आरोप लग रहा है, तो क्या वही बात केजरीवाल कह रहे थे? आप सोचिए। और इतना ही नहीं, जब केजरीवाल यहां के व्यापारियों से बात कर रहे थे ना, तो सीधे गुजरात ले जाते हैं। वहां के व्यापारियों की पता नहीं कौन सी कहानी बताते हैं और डर दिखाते हैं। आप देखिए क्या कह रहे थे। अभी मैं गुजरात में घूम रहा हूँ, बहुत ज्यादा इतने परेशान है व्यापारी वहां पे, इतने परेशान है। मैं सोचता हूँ दिल्ली तो स्वर्ग है उनके सामने। जिसको मर्जी फोन करके इनका छोटा सा कार्यकर्ता गाली गलौज कर देता है, इतने पैसे वहां भिजवा दो, इतने पैसे वहां भिजवा दो। लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि क्या कभी और कहीं आपने सुना
कि गुजरात में व्यापारियों से कोई प्रोटेक्शन मनी ली जा रही है, लेकिन यहां तो खुद केजरीवाल कहते हैं प्रोटेक्शन मनी की बात, और इनके विधायक की बातचीत भी आ गई। लेकिन मजे की बात देखिए, दिल्ली में ये सब कुछ हो रहा है और ये जनाब गुजरात में चुनाव के दौरान वही डर बेच कर आ गए थे। मैं गुजरात का बयान आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिए। जिस समाज में व्यापारी खुल के निडरता के साथ व्यापार नहीं कर सकता, वो समाज की अर्थव्यवस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। और मजा देखिए, दिल्ली के लोगों का तो डर दूर नहीं कर पाए और गुजरात में वही चीज बेच रहे थे। सबसे पहले तो आपका डर खत्म करूंगा मैं। व्यापारियों को दोस्तों ढेर सारे वादे किए, एक हिस्सा व्यापारी के सामने सबसे बड़ी समस्या पेमेंट की धोखाधड़ी की है। इसके लिए सख्त कानून बनाएंगे और आपकी पेमेंट आपको दिलाएंगे। और इसी प्रकार राजकोट में जब गए तो वहां पर भी कारोबारियों से बातचीत की, संवाद किया और एक नई कहानी लेकर आए, वो भी सुन लीजिए। एक कहा गया कि दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स है क्या? दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। अब इनसे कोई पूछे दोस्तों कि जो आपके विधायक पर वसूली का आरोप लग रहा है वो क्या है, लेकिन सवाल कौन पूछेगा जब इतने सारे ऐड चलने हैं, सरकारी ऐड मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, और बाकी यूट्यूब में भी तो आजकल इनका बड़ा लंबा चौड़ा वो चल रहा है, तो सवाल पूछेगा कौन दोस्तों? ये तो आपको मैं दिखाऊं, बड़े सारे बयान अलग अलग जगह को निकाले हैं, दिल्ली, गुजरात, पंजाब में अभी सुनाऊंगा। राजकोट के व्यापारियों को आप सुनिए, कई गारंटी बेच आए थे, सुन लीजिए। डर का माहौल खत्म करेंगे। हर व्यापारी डरा हुआ है, हर उद्योगपति डरा हुआ है। इज्जत देने की बात कही थी, वो कौन सा बयान है ये भी सुनिए। हर व्यापारी सबसे ज्यादा इज्जत का भूखा होता है। और ये तो गुजरात की बात हुई दोस्तों, गुजरात के कारोबारियों से। अब मैं आपको पंजाब में लेकर चलता हूं। पंजाब चुनाव के समय वहां भी व्यापारियों और उद्योगपतियों से बात करते हुए, पहले ये जलेबी बनाते हैं, उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि कारोबारी शांति चाहते हैं। व्यापारी झंझट नहीं चाहता, शांति से धंधा करना चाहता है। वो पैसे भी किस चीज के देता है? शांति खरीदने के पैसे देता है कि यार माफ कर, इतने ले जा, मेरा टाइम बर्बाद मत कर। और उसके बाद जानते हैं ये गुगली भी फेंकते हैं, देख लीजिए। ऊपर बैठे हुए लोगों की नीयत खराब है। अगर ऊपर ईमानदार सीएम होगा, अगर ईमानदार मंत्रिमंडल होगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं नीचे का सारा ढांचा ठीक हो जाएगा अपने आप। देख रहे हैं ना किस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि ऊपर वाला ईमानदार होगा। यहां तो ऊपर वाले पर ही सबसे ज्यादा इल्जाम है, और ऊपर वाले जो ऊपर में जो लोग बैठे हैं ना, उसी की नीयत खराब है। यहां भी इनके विधायक महोदय गैंगस्टर से बात कर रहे हैं, यही तो आरोप लग रहा है ना, और सीबीआई जांच की मांग हो रही है। और फिर सवाल उठता है कि ये पैसे किसे चाहिए होते हैं। और मजा देखिए, ये केजरीवाल खुद ही कहते हैं। इसे लेकर अहमदाबाद में उन्होंने बड़ा अच्छा खुलासा किया, आपको सुनना चाहिए, सुन लीजिए। आदमी जो देता है वो ऊपर तक पहुंचता है। जब ऊपर बैठा हुआ आदमी कहता है मेरे को पैसे नहीं चाहिए और खबरदार जो तुमने पैसे लिए तो सारा प्रोसेस फिर सिंप्लीफाई होने लगता है। अब आपके मन में दोस्तों ये सवाल भी उठता होगा कि केजरीवाल जहां भी जाते हैं वहां व्यापारियों, कारोबारियों से इतनी शिद्दत से क्यों मिलते हैं, और पूरी कहानी लगता है कि वो कोई घर वाला बता रहा है। तो जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर आपने व्यापारियों को सेट कर लिया तो वोट तो मिलता ही है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है ये, ऊपर से पैसे भी इन्हें मिलते हैं, और इसीलिए ये अपनी जाति भी बेचते हैं। देख लीजिए, अब केजरीवाल ने बताई अपनी जाति, कहा मैं बनिया हूं। पंजाब में भी वही दोहराते हैं, मैं खुद बनिया हूं, लेकिन दिल्ली के बनिए मुझे वोट नहीं देते थे। इसके बाद कभी अग्रवाल समाज के लिए कुछ नया फितुर उठा कर लाते हैं, देख लीजिए। माफी मांगे अग्रवाल समाज से, भड़काते भी हैं, सुन लीजिए। अग्रवाल समाज वाले चोर नजर आते हैं। और बनिया की बात कहकर ये कहते हैं कि धंधा करना जानता हूं, ये भी सुनिए। बनिया हूं, धंधा करना जानता हूं। और आखिर में केजरीवाल पूरी बेशर्मी के साथ चुनाव जीतने के लिए दो जातियों को लड़ाते भी हैं। देश तय कर ले, तुम्हारे मोदी ईमानदार है कि हमारे गुप्ता ईमानदार है। और उसके बाद दोस्तों उन्हीं के एक विधायक पर जब वसूली का आरोप लगता है तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, और इसीलिए मैंने आपको वो पूरी सीरीज दिखाने की कोशिश की जो केजरीवाल अब तक बोलते आए हैं। तो
तो कुल मिलाकर दोस्तों आपने ये महसूस किया होगा कि केजरीवाल से जुड़ी हुई लगातार कोई ना कोई खबर आती ही रहती है, लेकिन ज़रा सोचिए इनमें से एक भी दिन कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको एक भी पॉजिटिव खबर मिलती है? कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा काम किया जो पूरी व्यवस्था बदल दे, जिससे आम लोगों को लगे कि हाँ यार इसने गजब कर दिया? लेकिन इनको ये पता चल गया कि वोट कैसे पाना, वो गणित मैंने इन्हीं की ज़ुबान से आपको एक बार सुनाया था, फिर कभी आपको सुनाऊंगा कि कैसे जातियों में और गरीबों को लालच देकर ये जुगाड़ कर लेते। इन्होंने खुद ही खुलासा किया था जब ये चुनावी राजनीति में नहीं आए थे, और उसी को इन्होंने ग्रहण कर लिया, उसी को अपना लिया। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब आपका रास्ता स्वार्थ पर आधारित होता है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने तक सीमित होता है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं कर पाते। फिर वही परिस्थिति का निर्माण होता है जो आज केजरीवाल और उनकी टीम के साथ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों मैंने कल आपके लगभग सभी के कमेंट पढ़ने की कोशिश की, बहुत अच्छा लगा। आप जिस तरीके से बताते हैं चीज़ों को वो मुझे प्रेरित भी करता है, साथ ही आप सुझाव भी देते हैं, उन सुझावों को लागू करने की मैं कोशिश भी करता हूं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब मैं किसी टॉपिक पर, बल्कि आज जब मैं केजरीवाल के तमाम आयामों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप इस पर अपने विचार ज़रूर दीजिए, बताइए कि कैसा लगा, इसमें क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं, क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, रिसर्च कर सकता हूं, या वो चीज़ें जो बाकी लोग नहीं दिखा रहे हैं जो आपके मन में है। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ एक ऐसी नई चीज़ आपको दिखाऊं जो किसी ने नहीं दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।